नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंगलवार की सुबह 7 बजे शुरू होगी बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना। सारी तैयारी हुई पूरी, प्रत्याशियों की बढ़ी बेचैनी। काली पूजा को लेकर जिला प्रशासन के निर्णय पर महासमिति ने जताई आपत्ति। कहा कृत्रिम तालाब में नहीं हो सकती है बड़ी प्रतिमाओं की विसर्जन। शहर में नासूर बनती जा रही है जाम की समस्या। दिन भर सड़क पर रेंगते रहे वाहन, राहगीर परेशान, पुलिस प्रशासन सुस्त। सुल्तानगंज में मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा, नदी में डूबने से एक युवक की मौत। और विश्व उर्दू दिवस पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने कहा गंगा जमुनी तहजीब सिखाती है उर्दू। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना मंगलवार को होगी। भागलपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक और महिला ITI में बने वजगृह में सुबह 7 बजे से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं दोनों जगहों पर EVM मशीन की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। वजगृह के बाहर बिहार सैन्य बल और जिला सशस्त्र बल तैनात हैं। CISF जवानों को वजगृह के अंदर और प्रशासकीय भवन के प्रवेश द्वार पर लगाया गया है। साथ ही कई जवान सीलबंद कक्ष के बाहर अत्याधुनिक हथियारों से लैस 24 घंटे बारी बारी से पहरेदारी कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीरपैंती, कहलगांव और सुल्तानगंज विधानसभा सीटों की मतगणना महिला ITI में एवं बिहपुर, गोपालपुर, भागलपुर और नाथनगर सीटों की मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बरारी में होगी। वहीं वजगृह के नोडल अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 की गाइडलाइंस के मुताबिक मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना केंद्र और आसपास के क्षेत्रों के अलावा जिले के सभी चौक चौराहों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। DM प्रणब कुमार, SSP आशीष भारती समेत जिले के कई अधिकारी निष्पक्ष काउंटिंग को लेकर वजगृह एवं मतगणना केंद्र पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही वरीय अधिकारियों एवं 7 विधानसभा क्षेत्र के RO, महिला ITI और पॉलिटेक्निक परिसर में लगे CCTV कैमरे के माध्यम से पल पल की गतिविधियों को देख रहे हैं। मंगलवार को होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की गई है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। बिहार विधानसभा की मतगणना शुरू होने में बस कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में और यहाँ पर सुबह 7 बजे से मतगणना होगी। लेकिन 7 बजे से जो मतगणना होगी वह सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना होगी, उसके बाद EVM की मतगणना होगी। और आप देख सकते हैं कि स्ट्रांग रूम बनाया गया, वजगृह में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। साथ ही साथ जिला प्रशासन की ओर से कई तरह की व्यवस्था की गई है। हम आपको जानकारी दे दें कि भागलपुर जिला में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसकी मतगणना मंगलवार को होगी यहाँ पर। और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें 4 विधानसभा क्षेत्र भागलपुर सदर, गोपालपुर, बीपुर और नाथनगर की मतगणना होगी। जबकि महिला ITI में पीरपैंती, सुल्तानगंज एवं कहलगांव विधानसभा की मतगणना होगी। और इसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं और कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। हमारे साथ एक अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे कि सर बताइए क्या व्यवस्था है। जिला प्रशासन की ओर से कल की मतगणना की सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि आप जहां पर खड़े हैं वहां पर जो है कि हमारे इलेक्शन एजेंट के बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था की गई है। और ये राजकीय पॉलिटेक्निक में हमारा 3 विधानसभा का मतगणना होना है। सबसे नीचे जो है हमारा गोपालपुर विधानसभा का मतगणना किया जाएगा। प्रत्येक मतगणना कक्ष में 60 टेबल लगाए गए हैं और इस तरह से एक विधानसभा पर 2 मतगणना कक्ष बनाया गया है। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर हमारा जो है कि 156 भागलपुर का मतगणना किया जाना है और साथ ही साथ जो है कि सेकेंड फ्लोर पर 158 नाथनगर का मतगणना किया जाएगा। और इस भवन के ठीक पीछे हमारे जिला प्रशासन की ओर से कोरोना के दृष्टिगत जो है कि बिहपुर विधानसभा का जो है कि हमारा मतगणना कक्ष तैयार किया गया है। उसे हम लोग पुस्तकालय भवन के रूप में जानते हैं। वहाँ पर भी सभी मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है। जो भी थोड़ी बहुत तैयारी की जानी है वो लगभग अभी जारी है। मैं यहाँ पे नोडल अफसर हूँ वजगृह मतगणना कोषांग का। मेरा नाम राजेंद्र कुमार चंद्रवंशी है, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी भागलपुर।
तो ये थे नोडल ऑफिसर यहाँ पर जो जानकारी दे रहे थे कि कई तरह की व्यवस्था की गई है। हम आपको दिखा दें एक बार तस्वीर कि मीडिया सेंटर बनाया गया है, वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है, चिकित्सा दल की व्यवस्था है और इस पूरे परिसर में कल चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल की तैनाती रहेगी और काफ़ी निगरानी में यहाँ पर मतगणना होगी। लेकिन अब देखना दिलचस्प यह होगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती है और सभी विधानसभा में जनता किसे ताज पहनाती है। इस तमाम जानकारी के लिए आप सिल्क टीवी को देखते रहें। हम भी कल आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। भागलपुर में काली प्रतिमा और पूजा सामग्री विसर्जन को लेकर नगर निगम कृत्रिम तालाब के निर्माण में जुट गया है। गंगा नदी में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT द्वारा प्रतिमा विसर्जन पर रोक के बाद मायागंज स्थित मुसहरी घाट पर 36,000 वर्ग फीट में बने तालाब की सफाई शुरू कर दी गई है। नगर निगम की ओर से 14 नवंबर तक कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं JCB से तालाब की खुदाई शुरू हो चुकी है। इससे शहर की करीब 200 प्रतिमाओं का विसर्जन हो सके। वहीं काली महारानी महानगर केंद्रीय महासमिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने मुसहरी घाट तालाब निर्माण पर आपत्ति दर्ज की है। समिति के महामंत्री शिशुपाल भारती ने कहा कि शहर की प्रतिमाओं की संख्या के अनुरूप 4 तालाब की जरूरत है, लेकिन यहां आधी अधूरी तैयारी की जा रही है, जिससे पूजा समितियों को परेशानी हो सकती है। शिशुपाल ने बताया कि मुसहरी घाट पर गंगा की मुख्य धारा नहीं है। इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगा दी गई है, जिस कारण पूजा समिति के सक्षम समस्या उत्पन्न हो गई है। महामंत्री ने कहा कि शहर में 1 दर्जन से अधिक मंदिरों में काफी बड़ी, भव्य और वजनी प्रतिमा स्थापित होती है, जिसका विसर्जन कृत्रिम तालाब में संभव नहीं है। वहीं उर्दू बाजार काली मंदिर के समीप विचार विमर्श कर रहे लोगों का कहना था कि भागलपुर में वर्ष 1954 से लगातार शोभा यात्रा निकाली जा रही है और पिछले 66 वर्षों से मां काली की प्रतिमा गंगा में ही विसर्जित की जाती है। वहीं पूजा समिति के प्रवक्ता गिरीश चंद्र भगत ने कहा कि चंपा नदी में प्रतिमा विसर्जन के लिए कोई कृत्रिम तालाब का निर्माण अब तक नहीं कराया गया है। सीधे नदी में प्रतिमाओं को विसर्जित करने की कार्य योजना है। ऐसे में नाथनगर की 3 दर्जन से अधिक प्रतिमाओं का चंपा नदी के विभिन्न घाटों पर विसर्जन होगा। ये हमारा जो 12 मेढ़ है, जिस प्रतिमा का वजन और लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, जिसका विसर्जन हम लोग कृत्रिम तालाब में तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक उस तालाब में पक्कीकरण सीढ़ी नहीं हो जाए। इस 12 प्रतिमाओं को विसर्जन करने में उसमें परेशानी होगी, विसर्जन नहीं हो पाएगा, घटना घट जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी प्रतिमा रहती है और वजनदार रहती है। कल अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के समक्ष केंद्रीय काली पूजा महासमिति और शांति समिति की बैठक थी। उसमें हम लोगों ने अपनी बात को महासमिति की ओर से रखा कि श्रीमान, आपने पिछली बार जो गड्ढा 8 फीट 6 फीट का खनवाया था, उसमें आधी मूर्तियां विसर्जित हो सकी और आधी नहीं हो सकी। इस बार भी पुनः आप उसी गड्ढे को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। उसमें भी ये शहर की जो 15-20 मूर्तियां हैं, ये कदापि उसमें विसर्जित नहीं हो पाएगी और कच्ची होने के कारण इतना कीचड़ हो जाएगा, इतना दलदल हो जाएगा कि मूर्ति के साथ जो मूर्ति विसर्जित करने जाएंगे उनके साथ भी हादसा हो सकता है। सोमवार को सुबह से शाम तक जाम से पूरा शहर कहराता रहा। जाम में फंसे लोग निकलने के लिए छटपटाते रहे। भिकनपुर से मिर्जान हाट, डिक्सन चौक से मालगोदाम, DN सिंह रोड, ततारपुर, परबत्ती समेत भागलपुर सदर के अधिकांश इलाकों में रुक रुक कर जाम लगता रहा। वाहन चालकों की मनमानी से वाहनों के पहिए थम गए थे। कचहरी चौक से घंटाघर चौक तक तो महाजाम की स्थिति बनी रही। भगत सिंह चौक के समीप लगा जाम 2 घंटे के बाद भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो सका। शहरी क्षेत्र में शाम 6 बजे तक जाम की स्थिति बनी रही। वहीं वाहनों के ओवरटेक और टोटो ऑटो चालकों की मनमर्जी से राहगीर दिन भर जाम में फंसे रहे। साथ ही ड्यूटी में तैनात जवान और अधिकारी भी चौक चौराहों पर जाम हटवाने को लेकर सक्रिय नहीं दिखे। ओवरटेक के कारण सड़कों पर 4-5 लाइन लग गई थी। इस कारण पैदल चलने वाले लोगों को आगे निकलना मुश्किल हो गया था। DN सिंह रोड में दुकानों के बाहर जहां तहां गाड़ियां खड़ी कर देने से जाम लगा रहा। पिछले 3 दिनों से शहर में जाम की समस्या लगातार बरकरार है, लेकिन इसका अस्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। पुलिस प्रशासन आए दिन शहर को जाम से मुक्ति दिलाने का दावा करती रहती है और इसके लिए रणनीति भी बनाती है, पर सरजमीन पर जाम का समाधान होता बिल्कुल नहीं दिख रहा है और जाम से शहरवासियों को हर दिन जूझना पड़ता है।
व्यवसायियों का व्यापार प्रभावित होता है। फिर भी प्रशासन की तरफ से यातायात व्यवस्था को लेकर कोई ठोस इंतजाम नहीं किया गया है। सुल्तानगंज गंगा घाट पर मछली फंसाने के दौरान पैर फिसलने से एक युवक नदी में डूब गया। युवक की पहचान यादव टोला सुल्तानगंज निवासी मोहम्मद जलील के 40 वर्षीय पुत्र मोहम्मद आलम के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया गया कि आलम गंगा किनारे मुरली पहाड़ी पर चढ़कर मछली पकड़ रहा था। इसी दौरान पहाड़ पर से पैर फिसल जाने के कारण वह गंगा नदी में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय मछुआरों द्वारा खोजबीन कर उसे नदी से बाहर निकाला गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भागलपुर नागरिक सेवा समिति की ओर से सोमवार को भागलपुर हुसैनपुर पाकीजा चौक के समीप बने कार्यालय में विश्व उर्दू दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भागलपुर में उर्दू भाषा के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी बातों को विस्तार से रखा। मंच संचालन करते हुए समिति के अध्यक्ष रिजवान खान ने कहा कि उर्दू और हिंदी हमारे देश की बिंदी है। साथ ही दोनों भाषा दुनिया के कई देशों में पढ़ी लिखी और सीखी बोली जाती है। डॉक्टर हबीब मुर्शीद खान ने बताया कि आज़ादी के समय अधिकतर पत्र पत्रिका और अखबार उर्दू में ही प्रकाशित होते थे, जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों तक संदेश पहुंचाते थे। वहीं मिंटू कलाकार ने अपने संबोधन में कहा कि उर्दू भाषा को देश के संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा मिला है, जिस कारण उर्दू भाषा का स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कार्यालय में विस्तार होता आ रहा है। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि यह भाषा अपने ही लोगों के बीच बेगानी होती जा रही है। विश्व उर्दू दिवस पर प्रोफेसर फारूक आलम, शायर अशअर उरैनवी, जुम्मन अंसारी समेत कई लोगों ने उर्दू भाषा को बचाने पर विचार विमर्श किया। नागरिक सेवा समिति की तरफ से आलमी यौम उर्दू दिवस पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया। इसका मकसद ये है कि उर्दू की जो लगातार गिरती ये स्तर है, जो लोगों के बीच से जो उर्दू धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और लोगों के घर घर में जो उर्दू पढ़ने का जो रिवाज था पहले, उसको कैसे बनाए रखा जाए, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है।
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, नॉन AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक, लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाक चक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जन्मदिवस के अवसर पर भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा समेत उनके समर्थकों ने विधायक के आवास पर केक काटकर तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर बधाई दी और तेजस्वी यादव के दीर्घायु होने की कामना की। वहीं जन्मदिन को लेकर पूरे आवास को बैलून से सजाया गया था। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने कभी भी तेजस्वी यादव का जन्मदिन इस तरह से नहीं मनाया था, लेकिन एग्जिट पोल में दिख रही संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस नेता भी बढ़ चढ़कर तेजस्वी का जन्मदिन मना रहे हैं। कार्यक्रम में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी महागठबंधन के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण बड़ी उल्लास के साथ, बड़ी खुशी के साथ आज आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और ये 31 वर्ष के आज हुए, 31 वर्ष की उम्र में इन्होंने इस चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो करीब करीब 30-31 मंत्री आए केंद्र से, सबको धूल चटाने का काम किया। पूरी जनता इनके साथ थी और पूरा विश्वास किया कि सचमुच अगर बिहार का कोई विकास कर सकता है तो ये महागठबंधन सरकार और आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, इसलिए इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। एनटीपीसी में एश डाइक एरिया के क्षतिग्रस्त होने से बिजली उत्पादन में खासा परेशानी हो रही है। इसके बावजूद एश डाइक एरिया के मरम्मती का कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका है। सोमवार को भी परियोजना की 4 यूनिट में बिजली उत्पादन पूरी तरह से ठप रही। इसी को लेकर केंद्रीय मुख्यालय के निर्देश पर एनटीपीसी की 2 सदस्यीय आंतरिक टीम ने मामले की तह तक जाने के लिए एश डाइक एरिया का निरीक्षण किया। इस दौरान जांच टीम के सदस्यों ने परियोजना के अधिकारियों से घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली। फिलहाल 210 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयों को कम लोड पर चलाया जा रहा है। बता दें कि जांच टीम द्वारा रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही क्षतिग्रस्त 3D लैगून के तटबंध को दुरुस्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। भागलपुर के मारवाड़ी महाविद्यालय का महिला छात्रावास वर्षों से बंद पड़ा है। महिला छात्रावास खुलवाने को लेकर विद्यार्थी परिषद ने कई बार प्रयास किया, लेकिन असफलता मिली। इसी को लेकर परिषद की मारवाड़ी कॉलेज इकाई ने प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीपाली राज के नेतृत्व में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पोद्दार को ज्ञापन दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही दीपाली राज ने कहा कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में दूर दूर से छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं, लेकिन मारवाड़ी विश्वविद्यालय में महिला छात्रावास होने के बावजूद भी छात्राएं किसी निजी छात्रावास में रहती हैं। भागलपुर में सोमवार को स्टेशन चौक के समीप पत्रकार अर्नब गोस्वामी की रिहाई को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री कुश पांडे ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए कहा कि चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार सरासर लोकतंत्र की हत्या है। साथ ही मौजूदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना साधते हुए बताया कि मौजूदा सरकार 1977 की याद दिलाते हुए राष्ट्रवादी ताकत की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही है, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरकार की इन नीतियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।
गिरफ्तारी के विरोध में हम लोगों ने आज एक मार्च निकाला और इस मार्च के माध्यम से अपनी आवाज को महाराष्ट्र सरकार के कानों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं कि वैसे सरकार जो कि पत्रकार बंधुओं को, वैसे सरकार जो राष्ट्रवादी ताकत की आवाज को दबाने का कार्य करेगा, छात्र शक्ति उसे उखाड़ फेंकने की कार्य करेगी। ये एक संकेत मात्र नहीं, उनके लिए उदाहरण होना चाहिए कि जो राष्ट्रवादी ताकत को, आवाज को दबाएगा, उसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खड़ा है। भागलपुर के मोजाहिदपुर थाना में सोमवार को काली पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शांतिपूर्ण ढंग से काली पूजा संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने के साथ प्रतिमा विसर्जन रूट और तैयारियों पर विस्तार पूर्वक वार्ता हुई। नवगछिया बाजार समिति के गोदाम में मेठ धोबिनिया निवासी अनिल यादव को एक मजदूर ने सीने में चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसके बाद इलाज के लिए घायल को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने इलाज किया और अनिल यादव की हालत को खतरे से बाहर बताया। घटना को लेकर अनिल यादव ने नवगछिया थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में करीब 20 मजदूरों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी धोबिनिया निवासी आमोद यादव मौके से फरार हो गया है। आमोद यादव रोजाना कार्यस्थल पर लेट पहुंचता था, लेकिन जिस ट्रक में वो ढुलाई नहीं करता था उसमें भी अपना हिस्सा मांगा करता था। देर शाम जब मजदूरों के बीच मेहनताना का वितरण हो रहा था तो आमोद यादव ने सुबह से शाम तक जितने ट्रकों में माल की ढुलाई हुई थी सभी में अपना हिस्सा मांगा, जिस कारण विवाद शुरू हुई। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंगलवार की सुबह 7 बजे शुरू होगी बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना। सारी तैयारी हुई पूरी, प्रत्याशियों की बढ़ी बेचैनी। काली पूजा को लेकर जिला प्रशासन के निर्णय पर महासमिति ने जताई आपत्ति, का कृत्रिम तालाब में नहीं हो सकती है बड़ी प्रतिमाओं की विसर्जन। शहर में नासूर बनती जा रही है जाम की समस्या, दिन भर सड़क पर रेंगते रहे वाहन, राहगीर परेशान, पुलिस प्रशासन सुस्त। सुल्तानगंज में मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा, नदी में डूबने से एक युवक की मौत। और विश्व उर्दू दिवस पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन, वक्ताओं ने कहा गंगा जमुनी तहजीब सिखाती है उर्दू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।